हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम अफसर है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी डिफिकल्ट टाइप के टर्म्स होते हैं उन सब पर वीडियोस लाऊंगा। आप लोगों के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं करीब 200 से ज्यादा टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा आसान भाषा में और आपको एक एक टर्म्स को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इस वीडियो से पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उसे जाकर पहले देख लीजिए। उसके बाद आगे का जो टर्म्स है वो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, इसलिए आप इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए। इस वीडियो से पहले 2 वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है और उसमें मैंने आपको काफी आसान भाषा में समझाया है बहुत सारे टर्म्स को। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं अपनी इस वीडियो को। इसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है पुल मार्केटिंग। When organically a user is drawn to a particular product or brand, it is known as pull marketing. Through SEO and other organic efforts, key techniques of pull marketing, you can generate sales. ये पुश मार्केटिंग के अपोजिट होता है। पुल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम कोई भी पेड एड नहीं करते, हम कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं करते, यानी हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर के पास लेकर नहीं जाते कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, बल्कि कस्टमर सर्च करता हुआ खुद हमारे वेबसाइट पर आता है, हमारे शॉप पर आता है। ये पुश मार्केटिंग के अपोजिट है जिसमें हम एड के द्वारा अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक सिनेरियो से हम समझते हैं कि कोई यूजर है जो गूगल पे ये सर्च करता है बेस्ट रनिंग शूज या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वो सर्च करके कीवर्ड सर्च करता है और उसके सामने वेबसाइट आ जाते हैं रनिंग शूज के लिए, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। अब वो किसी वेबसाइट पर जाता है, वहां उसे अच्छा लगता है, कोर्स अच्छा लगता है, उसे शूज अच्छे लगते हैं, वहां से वो ऑर्डर कर लेता है या वो ज्वाइन कर लेता है क्लास को। तो इसे हम कहते हैं कि ये पुल मार्केटिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ कस्टमर सर्च करके खुद आया है प्रोडक्ट को बाय करने, इसलिए इसे पुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसलिए जो एसईओ वगैरह की जाती है, जो कंटेंट मार्केटिंग की जाती है, ताकि कस्टमर खुद हमें सर्च करके आए हमारे पास, हमारी विजिबिलिटी बढ़े। जब भी कोई मेरे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्च करे तो उसके सामने मेरा कंटेंट आए, मेरा वेबसाइट आए, मेरे प्रोडक्ट या सर्विस आए। नेक्स्ट टर्म है A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल व्हेन इट कम्स टू वेब पेज या एप्स। 2 वर्जन ऑफ वेब पेज विद डिफरेंट डिजाइन एंड CTA का फुल फॉर्म होता है कॉल टू एक्शन, कैन बी टेस्टेड ऑन 2 सेट्स ऑफ ऑडियंस। आप अगर फेसबुक एड सीख रहे होंगे या अभी अपने स्टार्टिंग की है, फेसबुक एड में आपको ये देखने को मिलेगा A/B टेस्टिंग। इसमें होता क्या है कि आप एक ही कैंपेन में 2 टाइप के एड सेट बनाते हैं। एक जो एड सेट 1 होता है उसमें आप डिफरेंट टाइप के ऑडियंस रखते हैं, डिफरेंट डेमोग्राफिक के ऑडियंस को रखते हैं, उनका इंटरेस्ट बिहेवियर अलग होता है। और जो दूसरे टाइप के एड सेट होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के ऑडियंस होते हैं, डेमोग्राफिक्स होती है। फिर हम दोनों ही एड सेट को लाइव करते हैं, एड रन करते हैं। उसके कुछ दिन बाद, ऐड के कुछ दिन बाद हम ये एनालाइज करते हैं कि हमारा कौन सा ऐड ग्रुप या ऐड सेट अच्छा काम कर रहा है। क्या ऐड 1 जिसमें हमने अलग यूजर को रखा था, अलग ऑडियंस को रखा था, या फिर ऐड 2 जिसमें हमने अलग ऑडियंस, अलग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने ऑडियंस को रखा था। एनालाइज करने के बाद जब हमें ये पता चलता है कि कौन सा ऐड ग्रुप बढ़िया काम कर रहा है, किससे हमें अच्छे ROI आ रहे हैं, फिर उसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। इसलिए हमें ये A/B टेस्टिंग का ऑप्शंस मिलता है ताकि हम एक ही कैंपेन में अलग अलग एड सेट बना सकें। ये एड सेट, एड ग्रुप क्या होता है मैंने अपनी फेसबुक मार्केटिंग के कोर्स में अच्छे से समझाया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट पर मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है फेसबुक एड से रिलेटेड। नेक्स्ट टर्म है ब्लैक हैट एसईओ। All unethical and illegal SEO practices to improve your ranking on search engine such as Google is known as black hat SEO. Black hat SEO एक illegal activities है। बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो गूगल को चीट करके, गूगल को बाईपास करके वो अपनी वेबसाइट को रैंक करा लेंगे। और ऐसा कभी कभी वो सक्सेस भी हो जाते हैं ऐसा करने में, लेकिन गूगल बहुत स्मार्ट है, उसके पास बहुत सारे ऐसी मशीनरीज है जो तुरंत पकड़ लेते हैं। इसे हम अनएथिकल कहते हैं, इलीगल है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर वो आपकी वेबसाइट को पेनल्टी भी लगाता है, आपको इसका सजा भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा आपको सही तरीके से हार्ड वर्क करके ही आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहिए। ब्लैक हैट एसईओ कभी नहीं आपको करना चाहिए। ब्लैक हैट एसईओ में क्या होता है, यहाँ देखिए, एक्टिविटीज लाइक कीवर्ड स्टफिंग, इनविजिबल टेक्स्ट एंड कंटेंट प्लेगरिज्म come under black hat SEO techniques. Google issue penalty to those who try to rank unethically. आपको हमेशा white hat SEO की तरफ ही जाना चाहिए। आपको लीगल तरीके से जो प्रोसेस होते हैं उसे फॉलो करना चाहिए। भले ही थोड़ा सा टाइम लगे आपकी वेबसाइट को रैंक करने में, लेकिन
आपको सही तरीके से जाना है। नेक्स्ट टर्म्स है लैंडिंग पेज। द पेज दैट ए लिंक टेक्स यू टू इज नोन एज ए लैंडिंग पेज। आप कोई भी ऐड देखते हैं सोशल मीडिया पर या गूगल पर, आपको नीचे लिखा होता है CTA में कॉल टू एक्शंस में नो मोर, या फिर उसमें लिखा होता है शॉप नाउ। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजर आपको ले जाता है, और जिस पेज पर आपको ले जाता है यानी आपको क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होता है उसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं। जब आप ऐड रन करते हैं तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको इतनी फैसिलिटी नहीं देता कि आप अपनी सारी बातें उस ऐड कॉपी में ही लिख सकें, इसलिए वो एक ऑप्शन देते हैं कि एक बार आप यूजर को क्लिक करवा के अपने पेज पर ले आइए, फिर वहां अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आप उसे अच्छे से समझा सकते हैं। इसी को हम लैंडिंग पेज कहते हैं, और ये लैंडिंग पेज स्पेशली यूजर के लिए बनाया जाता है जब हम ऐड रन करते हैं, ताकि हम अच्छी जानकारी दे सकें, हम पूरी इंफॉर्मेशन दे सकें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। नेक्स्ट टर्म है कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग साउंड सिमिलर बट दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड CTA। आप अक्सर सुनते होंगे कॉपीराइटिंग, कंटेंट राइटिंग, सुनने में तो ये एक जैसे लगते हैं, बट इनका दोनों का पर्पस अलग अलग है। कंटेंट मार्केटिंग हम कस्टमर को, ऑडियंस को इंगेज करने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि कॉपीराइटिंग हम अपने सेल्स बढ़ाने के लिए, कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंटेंट राइटिंग जो होती है वो लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि किसी को एजुकेट करना आसान नहीं होता कि हम छोटे शब्दों में एक पैराग्राफ में हम किसी को एजुकेट कर दें, ऐसा नहीं होता। हमें किसी को पूरी जानकारी देनी है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस में, तो इसलिए हम कंटेंट मार्केटिंग इस्तेमाल करते हैं। कंटेंट में आप वीडियोस दे सकते हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, आप इन्फोग्राफिक लिख सकते हैं, लेकिन कॉपीराइटिंग हम तब करते हैं जब हमें सेल्स इंक्रीज करनी, कुछ ऐसा लिखना प्रोडक्ट के बारे में ताकि कस्टमर तुरंत कन्वर्ट हो जाए, इसी को हम कॉपीराइटिंग कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ कॉपीराइटिंग इज ए शॉर्टर फॉर्म ऑफ कंटेंट अलोंग विद CTA यानी कॉल टू एक्शन एंड द एम इज टू जनरेट सेल्स। आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, किसी भी न्यूज को देखते होंगे, उसका जो हेडलाइन होता है वो कॉपीराइटिंग, मतलब एक छोटे से पैराग्राफ में वो पूरी कहानी का एक निचोड़ होता है जो तुरंत आपको समझा देता है कि कहना क्या जा रहा है। इस तरह कॉपीराइटिंग होती है जो एक प्रोडक्ट को इस तरीके से बताता है कि कस्टमर के माइंड में वो चीज छप जाती है और वो तुरंत उसे बाय कर लेता है। इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आजकल कॉपीराइटिंग के फील्ड में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं कॉपीराइटिंग। ब्रांड काफी इन्वेस्ट कर रही है कॉपीराइटर में। नेक्स्ट टर्म है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग इज ए वे टू इंप्रूव योर ओन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग बाय क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग कंटेंट थ्रू ब्लॉग्स, आर्टिकल, वीडियोस, पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर etc। मैंने आपको बताया था अभी कि कंटेंट मार्केटिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है और इसका मेन पर्पस होता है किसी भी ऑडियंस या यूजर को इंगेज करना, उसे एजुकेट करना अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। और कंटेंट के बहुत अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, न्यूज़लेटर्स होते हैं। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है और कंटेंट मार्केटिंग करना हर एक ब्रांड की नेसेसिटी है। जब तक आप किसी यूजर को ये नहीं बताएंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो यूजर के लिए, वो ऑडियंस के लिए कितना बेनिफिट है, इससे क्या उसे फायदा होगा, तब तक कोई भी आपसे प्रोडक्ट नहीं बाय करेगा। इसलिए कंटेंट मार्केटिंग की जाती है ताकि पहले आप अपने कंटेंट से उसे अवेयर कर दें, उसे बताएं आप। नेक्स्ट टर्म है ईमेल मार्केटिंग। Promoting a product, service or campaign through a commercial and unique message to your target audience is known as email marketing। डिजिटल मार्केटिंग का ही एक सेगमेंट है ईमेल मार्केटिंग। मैंने अपने चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट ही बनाई जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जो डिजिटल मार्केटिंग है उसे मैंने एक्सप्लेन किया है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होते हैं, ईमेल मार्केटिंग क्या होते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होते हैं, एसईओ क्या होता है, इन सब के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग एक ही है लेकिन उसके अंदर सेगमेंट अलग अलग हैं और हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग सेगमेंट चूज करते हैं। यहाँ हम ईमेल के द्वारा अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, कस्टमर को एजुकेट कर रहे हैं, उनके सामने अपने प्रोडक्ट को ला रहे हैं। हमारा जो मेथड यहाँ क्या है, ईमेल मार्केटिंग। इसी तरह फेसबुक ऐड होते हैं, इसी तरह गूगल ऐड होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का सेगमेंट जो चूज करते हैं वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग ही चूज करते हैं कि किस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय करते हैं तो ब्रांड आपसे आपका ईमेल मांगती है, आपका नाम मांगता है, आपका फोन नंबर मांगते हैं, ताकि बाद में वो आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में फिर से इन्फॉर्म कर सके, बता सके आपको कि ये डिस्काउंट चल रहा है मेरे इस प्रोडक्ट पे, ये ऑफर आ रहे हैं, आप इसे बाय कर सकते हैं। जब हाई टिकट कोई प्रोडक्ट होती है उसमें ईमेल मार्केटिंग काफी इफेक्टिव होती है।
जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं उनके लिए ईमेल काफी इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए जो ब्रांड होते हैं वो स्मार्टली इस ईमेल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एजुकेट कर सकें, उसे डिस्काउंट के बारे में बता सकें, उन्हें ऑफर के बारे में बता सकें। कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई तो उसे ईमेल के द्वारा ही बताया जाता है। नेक्स्ट टर्म है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर्स आर द top pathways to reaching a global audience today. Hence, collaboration with influencers that have the same niche as your brand to promote your product or service in exchange for monetary or other benefit is known as influencer marketing. मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। आजकल बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जिनकी अपनी एक ऑडियंस है, जिनकी फैन फॉलोइंग्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक फूड ब्लॉगर है, वो फूड से रिलेटेड रिव्यूज डालता है, फूड के बारे में बताता है लोगों को, नई नई जगह जाता है, नए नए रेस्टोरेंट, नई नई वो फूड है उसको एक्सप्लोर करते हैं। इससे क्या होती है, उनकी ऑडियंस बन जाती है, उसी टाइप के ऑडियंस उनके साथ बनते हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई रेस्टोरेंट है, आपके पास कोई कॉफी शॉप है, तो आप क्या करते हैं, उस इन्फ्लुएंसर को अपने यहाँ बुलाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए और इसके बारे में आप रिव्यू दीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी रीच इंक्रीज होती है, आपकी रीच उस फूड ब्लॉगर के ऑडियंस तक होती है, वो जानने लगते हैं आपके बारे में। किसके थ्रू? वो इस इन्फ्लुएंसर के थ्रू आपके बारे में जानते हैं। इसलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल काफी इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, अगर ट्रैवल इंडस्ट्री में आपका बिजनेस है तो आप ट्रैवल ब्लॉगर को अपने यहाँ इनवाइट कीजिए, उन्हें बताइए, उन्हें कहिए कि वो आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, आपके होटल्स के बारे में रिव्यूज दे, फीडबैक दे, ताकि लोग उनकी बात को सुनकर आप पर ट्रस्ट कर सके, आपके होटल को बुक कर सके। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपसे मॉनेटरी डिमांड करते हैं, आपसे कुछ पैसे मांगते हैं, तो ये भी एक सही स्ट्रेटेजी है। आप कुछ पैसे देकर उसके जो लाखों करोड़ों फैंस हैं वहां तक आप पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है ROAS यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मार्केटिंग मैट्रिक्स टू मेजर द एफिकेसी ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर पेड मार्केटिंग सच एज स्पेंडिंग ऑन एड्स। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आपने एड में जितना स्पेंड किया उसका क्या रिटर्न आपको मिला। मान लीजिए आप अपने YouTube पर अपने वीडियोस को प्रमोट करते हैं और आप सब्सक्राइबर चाहते हैं, तो आपने 500 रुपए खर्च किए और 500 रुपए में आपको 1000 सब्सक्राइबर आ गया। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या आया, आपने 500 रुपए खर्च करके आपको 1000 सब्सक्राइबर आ गए, यानी 50 पैसे का एक सब्सक्राइबर आया। तो इसी को कहते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड। इसी तरह आप कोई शूज बेचते हैं, रनिंग शूज बेचते हैं, आप अपनी वेबसाइट पर यूजर को ले जाना चाहते हैं, आपने 5000 रुपए खर्च किए एड पर और इससे आपको 50,000 रुपए की सेल्स आई, तो आप सोच सकते हैं कितने एक्स एक्स्ट्रा आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड आए। तो ये एक मैट्रिक्स है, जब हमारा ऐड खत्म हो जाता है, जब हम अपने ऐड कैंपेन को स्टॉप कर देते हैं, बाद में हम एनालाइज करते हैं कि हमने कितना खर्च किया, कितना ऐड स्पेंड किया और उससे हमें कितना बेनिफिट हुआ, कितना हमें रिटर्न आया है। नेक्स्ट टर्म है टारगेट ऑडियंस। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या है। आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो मेंस से रिलेटेड है, मेंस में भी वो 20 से 40 साल की एज का, आप कोई फेस वॉश बेच रहे हैं, आप कोई मेंस ग्रूमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो आपका टारगेट ऑडियंस है, वो आपका आइडियल कस्टमर है जिसे आप अपना फेस वॉश बेचना चाह रहे हैं। तो जब हम ऐड रन करने चाहते हैं, चाहे गूगल से आप ऐड रन कर रहे हो या फेसबुक से ऐड कर रहे हो, आप ऐड रन करना चाहते हो, तो आप इसी तरह का टारगेट करते हैं ऑडियंस को। इसलिए आप जब भी ऐड रन करने जा रहे हैं तो पहले माइंड मेकअप करना पड़ेगा आपको कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग आपका ऑडियंस कौन है। इसी तरह अगर आप रियल एस्टेट के फील्ड में काम करते हैं, आपके क्लाइंट जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, उनके पास प्रॉपर्टी सेल करते हैं, वो हाउस सेल करते हैं, तो ऐसा कौन है जो प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। क्या उसकी एज 25 साल होगी? नहीं, 25 साल की एज में लोग करियर बना रहे होते हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने लिए घर खरीद सके, प्रॉपर्टी खरीद सके। तो यहाँ 30 से 40 45 की एज के लोग को आपको टारगेट करना पड़ेगा, जिनके पास बाइंग डिसीजन होते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो माइंड मेकअप करना पड़ता है कि हमें अपना एड किसे दिखाना है, और जिसे दिखाना होता है उसे हम टारगेट ऑडियंस कहते हैं।